क्लास 12 का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पार्ट नंबर 9 हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आर्हेनियस सिद्धांत व स्किरण ऊर्जा। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आर्हेनियस सिद्धांत दिया था। तो पहले हम क्या करेंगे, आर्हेनियस सिद्धांत को पढ़ेंगे। जब आर्हेनियस सिद्धांत कंप्लीट होगा और आर्हेनियस ने एक समीकरण दी थी, उस समीकरण को काम में लेकर के हम स्किरण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसका सूत्र विस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आर्हेनियस ने कुछ अभिधारणाएं दी थी। आर्हेनियस ने कुछ अभिधारणाएं दी थी। उन्होंने जो अभिधारणाएं बताई थी, उनमें फर्स्ट जो अभिधारणा है वो ये है कि जो विकारक जो अणु होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। ये हमने टक्कर सिद्धांत में अभी पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता है कि जो अभिकारक जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। और टक्कर करने के दौरान जिस अभिकारक अणु की टक्कर प्रभावी होती है या फिर प्रभावी संघट बोल सकते हैं, जिस अभिकारक अणु की टक्कर क्या होती है, प्रभावी होती है। और अभिकारक अणु की टक्कर प्रभावी उसी की होती है जो अपने अंदर क्या कर सकता है, रासायनिक परिवर्तन, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं कि जो अभिकारक अणु है जो अपने अंदर टक्कर करने के दौरान रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम होता है, वो टक्कर कौन सी होती है, प्रभावी टक्कर होती है। और जो प्रभावी टक्कर करता है वो ही अभिकारक अणु किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। ये आर्हेनियस ने देखा था टक्कर सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि जो अभिकारक अणु टक्कर करेंगे और अपने अंदर रासायनिक परिवर्तन करेंगे और या रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम होंगे, उनकी जो टक्कर होगी वो प्रभावी टक्कर होगी या प्रभावी संघट बोल सकते हैं, वो ही अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे। इस सिद्धांत को करने के पश्चात आर्हेनियस ने जो अपनी फर्स्ट अभिधारणा जो बनाई थी वो ये बनाई थी कि जो सभी अभिकारक अणु हैं वो उत्पाद में नहीं बदलते, उत्पाद में नहीं बदलते। सारे अभिकारक अणु उत्पाद में नहीं बदलते, कुछ ही अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं। ये पहली उसकी अभिधारणा थी। और कुछ ही अभिकारक अणु का मतलब जो अभिकारक अणु सक्रिय होते हैं, जो अभिकारक अणु सक्रिय होंगे वो ही उत्पाद में बदलेंगे। ये उसने फर्स्ट अभिधारणाएं दी थी। हमने टक्कर सिद्धांत में ये भी पढ़ा था कि जो अभिकारक अणु हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं और कोलिजन करने के दौरान या टक्कर करते हैं, टक्कर करने के दौरान कुछ ऊर्जा को धारण करते हैं और वो ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी अभिकारक उत्पाद में बदल सकते हैं। तो इसकी जो दूसरी अभिधारणा थी वो ये थी कि जो सक्रिय अणु अगर टक्कर कर रहे हैं, सक्रिय अभिकारक अणु टक्कर कर रहे हैं और उत्पाद में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए इनके पास न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा है, न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा किसके बराबर होनी चाहिए, सक्रियण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। ये किसने बताया था, आर्हेनियस ने बताया था। आर्हेनियस की दूसरी अभिधारणा थी। पहली अभिधारणा सारे अभिकारक अणु उत्पाद में नहीं बदलते, सिर्फ सक्रिय अणु एक्टिव अणु ही उत्पाद में बदल सकते हैं। दूसरी उसने अभिधारणा ये बताई कि सक्रिय अणु उत्पाद में तो बदलते हैं लेकिन उनके पास भी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तीसरी अभिधारणा उसने ये बताई कि जो सक्रिय अणु और विक्रिय अणु के मध्य
क्या स्थापित होता है, सम में स्थापित होता है। कहने का मतलब सक्रिय अणु या विक्रिय अणु या फिर बोल सकते हैं निष्क्रिय अणु, एक्टिव और अनएक्टिव, तो उनके मध्य क्या होता है, सम में स्थापित होता है, सम में स्थापित होता है। ठीक है, ये इसकी तीसरी अवधारणा थी। चौथी अवधारणा ये थी कि जैसे अभिकारक अणु का आयतन बढ़ता है, अगर अभिकारक अणु का आयतन बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगर अभिकारक अणु की संख्या बढ़ती जाएगी तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ता जाएगा। ये उसकी चौथी अवधारणा थी। अवधारणा नंबर 5, ये अवधारणा के अकॉर्डिंग उसने ये बताया था कि अगर अभिकारकों का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। ये 5 अवधारणाएं किसने दी थी, आर्हेनियस ने। पहली अवधारणा, सारे अभिकारक अणु उत्पाद में नहीं बदलते, एक्टिव अणु या सक्रिय अणु ही उत्पाद में बदलते हैं। सक्रिय अणु की न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा है वो स्कीरण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। सक्रिय और विक्रिय अणु के मध्य समय स्थापित होता है। अभिकारक अणु का आयतन बढ़ाते तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ता जाता है। इन सारी अवधारणाओं के आधार पर आर्हेनियस ने एक समीकरण विस्थापित की और वो समीकरण वेग नियतांक k और टेम्परेचर के बीच में संबंध स्थापित करती है और उस समीकरण को बोला जाता है आर्हेनियस की समीकरण। क्या बोला जाता है, आर्हेनियस की समीकरण। आर्हेनियस की समीकरण k बराबर a e a बटा में RT, ये इक्वेशन थी आर्हेनियस की समीकरण। इन अवधारणाओं को करते हुए आर्हेनियस ने जो समीकरण दी वो आर्हेनियस के समीकरण के नाम से जानी जाती है। तो इस आर्हेनियस की समीकरण को भी सीधा पूछा जा सकता है कि आर्हेनियस की समीकरण बताइए। यहाँ पर k जो है वो क्या है, वेग नियतांक है। k जो है वो क्या है, वेग नियतांक। a को बोला जाता है चरघातांकी नियतांक। a जो होता है वो क्या होता है, चरघातांकी नियतांक होता है। ठीक है, t जो होता है वो किसको शो कर रहा है, टेम्परेचर को शो कर रहा है। और Ea जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है या सक्रियण ऊर्जा होती है। क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है। और जो R होता है वो क्या होता है, रीडवर्ग नियतांक होता है, रीडवर्ग नियतांक होता है। ये थी आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार आर्हेनियस की समीकरण, जिसने कुछ अवधारणाएं देते हुए आर्हेनियस की समीकरण विस्थापित की। अब हम क्या करेंगे, स्कीरण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, और इस आर्हेनियस समीकरण को काम में लेते हुए स्कीरण ऊर्जा का सूत्र विस्थापित करेंगे, जिसके द्वारा स्कीरण ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, स्कीरण ऊर्जा। क्या है, स्कीरण ऊर्जा। और अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, स्कीरण ऊर्जा होती है। अब देखिए आर्हेनियस की समीकरण के अनुसार अब देखिए इस टॉपिक को इकट्ठा लिया है। क्यों लिया है, आर्हेनियस सिद्धांत व स्कीरण ऊर्जा। पेपर में हो सकता है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार स्कीरण ऊर्जा का सूत्र विस्थापित कीजिए या स्कीरण ऊर्जा को समझाइए, तो आप दोनों ही कर देना। स्कीरण ऊर्जा पूछे तो स्कीरण ऊर्जा करनी है, आर्हेनियस सिद्धांत पूछे तो आर्हेनियस सिद्धांत करना है। आर्हेनियस समीकरण के
सार। आर एन एस जो समीकरण थी वो ये थी के बराबर ए ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, ये नंबर इक्वेशन 1 हो गई। समीकरण एक के दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर तो जो हमारी इक्वेशन है वो ये हो जाएगी ln के बराबर, और जो घात होती है वो आगे आ जाएगी ये अपॉन में आर टी और प्लस में ln ए। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, लोग में चेंज कर लें तो माइनस ए बटा में 2.303 आर टी और प्लस में लोग ए। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, लोग के और 1/t, ये 1/t है, इसके मध्य क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। लोग के और 1/t के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसका जो ढाल है वो क्या होगा, tan थीटा बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये काट दिया जाए तो ये इतना बचेगा तो माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर, ये इसका क्या आ गया, ढाल आ गया। अब देखिए हमें क्या करनी है, स्कीरण ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्कीरण ऊर्जा अगर हमें ज्ञात करनी है तो इसके अकॉर्डिंग ई ए हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ई ए ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2-2.303 आर, और इसके साथ में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ढाल की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसके द्वारा भी हम स्कीरण ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 3 को अंतराल के रूप में T1 T2 अंतराल के रूप में ले लिया जाए तो इक्वेशन 3 से तो लोग K1 बराबर ही आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन में 2.303, क्योंकि T1 लेंगे तो वेग नियतांक K1 हो जाएगा, T2 पर K2 हो जाएगा, तो लोग K1 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, RT1 आ जाएगा और प्लस में लोग A आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। फिर क्या करेंगे, T2 टेम्परेचर लेंगे तो माइनस ये अपॉन 2.303 RT2 और प्लस में लोग A, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करें, 5 हो जाएगी क्योंकि 4 तो हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा लोग K2 माइनस लोग K1 बराबर माइनस ई ए अपॉन में 2.303। पहले क्या लिखा है, K2, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, RT2 प्लस में लोग A और माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT1 हो जाएगा और प्लस में लोग A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लोग K2 अपॉन में K1 बराबर माइनस ये अपॉन में 2.303 RT2 और प्लस में लोग A, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बटा में 2.303 RT1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा लोग A, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, थोड़ा पता नहीं आपको दिखाई ना दे तो। K2 अपॉन K1 ये ले लेंगे, बराबर आ जाएगा माइनस ये अपॉन 2.303 RT2 और प्लस में ये अपॉन
2.303 RT1। ठीक है, हम माइनस वाले को उधर ले जाएंगे, प्लस वाले को इधर ले आएंगे, तो K2/K1 बराबर EA में 2.303 RT1 माइनस EA में 2.303 RT2। अब हम क्या करेंगे, EA 2.303 R कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा EA/2.303 R कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो log K2/K1 बराबर EA में 2.303 R और यहाँ पे T1 और T2 लघुत्तम आ गया, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है वो स्कीरन ऊर्जा को शो करेगी। अगर हमारे पास में लोग K2 K1 की वैल्यू पता है और T1 और T2 की वैल्यू पता है और R कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू निर्धारित होती है, तो हम EA को ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्या होती है, स्कीरन ऊर्जा होती है। एक बार वापस देखिए, आर्हेनियस की समीकरण के अनुसार ले लिया इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरफ लघुगुणक ले लिया, लॉग में चेंज कर लिया, log K और 1/T में ग्राफ बनाया, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका डाल ये होता है। डाल के अकॉर्डिंग स्कीरन ऊर्जा ज्ञात की जाए तो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को T1 T2 टेम्परेचर पर रखेंगे, दोनों को रख लिया, 5 में से 4 को माइनस करेंगे, माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, log A से log A कैंसिल हो गया। फिर हमने RT1 को आगे ले आए और इसको पीछे, फिर ये कॉमन आ गया 1/T1 माइनस 1/T2। उसके बाद में log K2/K1 ये बटा में 2.303 RT2 माइनस T1 और T2। ये क्या है, स्कीरन ऊर्जा की एक समीकरण है, या स्कीरन ऊर्जा की समीकरण को विस्थापित किया है आर्हेनियस समीकरण के अनुसार। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आर्हेनियस समीकरण के अनुसार स्कीरन ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र विस्थापित कीजिए। स्कीरन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं समझाइए, या स्कीरन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, स्कीरन ऊर्जा की समीकरण को विस्थापित कीजिए। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, या आर्हेनियस की समीकरण को बताइए। इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।